हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको वोट के लिए रोजगार का लॉलीपॉप देने वालों की घंटी बजानी है। देखिए, चुनाव आते ही क्या होता है, हर राजनीतिक दल नई नौकरियों का न्योता बांटने लगता है, जबकि हकीकत क्या है कि देने को सरकारी खजाने में उन्हीं नौकरियों के लिए तनख्वाह तक नहीं होती। जो पार्टियां अभी 5 लाख, 10 लाख, 19 लाख तक नौकरी रोजगार दिलाने की बात कर रहे हैं, इन्हीं दलों के शासित कई राज्यों में तनख्वाह के लिए कर्मचारी तरसते हैं। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि नौकरी देने का वादा मधुमक्खी का एक ऐसा छत्ता होता है जिसे चुनाव में बना करके सत्ता का शहद राजनीतिक दल चूस लेते हैं और फिर नौकरी के नाम पर युवाओं को भिन भिनाने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप आज पूरी रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा और सहमत हो तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर रोजगार के नाम पर वोट लूटने वाली राजनीति की घंटी बजाइएगा। रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। एक एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना। रोजगार कहा, नौकरी नहीं, 19 लाख लोगों को रोजगार साधन मिलेगा। 10 लाख रोजगार नहीं दिया जा सकता। आज जब जनता आपको घेर रही है तो आज कह रहे 19 लाख रोजगार देंगे। सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई। मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। इतना आदमी को नौकरी देगा, पैसा कहां से आएगा थोड़ा? पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। 15 साल तक बेरोजगार रहे, अब तो जाके रोजगार मिलेगा। 15 साल में कितना आदमी को नौकरी दिए जी? और 10 साल बिहार झारखंड एक था। बीजेपी का वादा 4 लाख नौकरी समेत 19 लाख रोजगार। आरजेडी का वादा 10 लाख नौकरी सरकार बनते ही तुरंत। जेडीयू का वादा युवाओं को व्यवसाय में 3 लाख की मदद। कांग्रेस का वादा 10 लाख नौकरियों का। लाखों नौकरियां और रोजगार एक झटके में देने का लॉलीपॉप अभी बिहार की जनता के सामने। जमीन पर बाल बच्चों समेत आकर रैली में नौकरी 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 सुन रही जनता क्या वाकई नौकरी पाती भी है? एक नई नौकरी पैदा करने में खर्च आता है 14,73,998 रुपए। बीजेपी के वादे के मुताबिक 19 लाख नौकरी रोजगार पैदा करने में खर्च आ जाएगा 2,80,000 करोड़ रुपए। तेजस्वी राहुल के वादे के मुताबिक 10 लाख नौकरी रोजगार देने के लिए सरकार को खर्च करने पड़ जाएंगे 1,47,000 करोड़ रुपए, जबकि बिहार का कुल बजट ही है 2,11,761 करोड़ रुपए। यानी बजट 2,11,761 करोड़ का और नौकरी पैदा करने का खर्च 2,80,000 करोड़ रुपए तक। मतलब घर में नहीं दाने, नेताजी लगे चुनाव में भुनाने। यही वजह है जब सामने रैली में वोटर की भीड़ देखकर तेजस्वी यादव पूछते हैं, बताओ कितनों को रोजगार नहीं मिला? नौकरी के वादे पर बक्सर की जनता जब उत्साहित हो जाती है, तब बक्सर से 909 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के नोएडा में आरा के रहने वाले शिव कुमार नेताओं के नौकरी वाले वादों को याद कर
गुस्से से पपक पड़ते हैं। मैं नोएडा में इसलिए आया क्योंकि देश में बेरोजगारी, हम लोगों को वहाँ काम नहीं है। अगर काम वहाँ मिलता तो हम लोग वहाँ काम करते। गरीबों के ऊपर आरा चलाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इनको पेट पालने का कोई साधन नहीं है। क्या कारण है कि जब बिहार में हेलीकॉप्टर से आकर हर दल के नेता नौकरी बांटने की मानो बोली लगा रहे हो? 10 लाख 19 लाख। तब बिहार के आरा के शिव कुमार नोएडा के लेबर चौक पर उदास खड़े मिलते हैं। बीए पास शिव कुमार मजदूर बनने को मजबूर है। एक हाथ में दीवार प्लास्टर करने वाला औजार, दूसरे हाथ में एक झोला। वो झोला जो बिहार के हर चुनाव में नौकरियों के वादे सुनकर भी एक सम्मानित नौकरी पाने से खाली रहा। बेरोजगारी तो है ही देश में। नौजवान इंटर हाई स्कूल के बीए करके लड़के जो है झाड़ू मार रहे हैं। आपने पढ़ाई करी हुई है? जो पढ़ाई की है, बीए किए हैं। बीए करके आए हैं? बीए करके आप क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर? मेसन का काम कर रहा हूँ मैं। अगर देश में रोजगार होता, इंटर बीए करके बेरोजगार 8,000 7,000 की नौकरी ढूंढ रहे, मारे फिर रहे। ऐसे ही मारे फिर रहे बेरोजगारों को रोजगार के झाड़ पर चढ़ाकर नेता अपनी सत्ता का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में 23% वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 7.29 करोड़ मतदाता है, यानी जिसमें से 1.67 करोड़ वोटर 30 साल से कम उम्र के हैं। मतलब अगर ये वोटर नौकरी पाने के वादे पर एक तरफ चले जाएं, तो किसी की भी सरकार बना सकते हैं। इसीलिए बिहार में एक दूसरे के नौकरी वाले वादे को खुद ही नेता आपस में खारिज करते हैं। एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना। जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। आप कहते हैं 19 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। अच्छा भैया, 19 लाख युवाओं को रोजगार दोगे? पिछले 7-8 साल से आप क्या कर रहे थे? चुनाव आया तो 19 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। किसी को कुछ है ज्ञान है जी, कह देगा इतना आदमी को नौकरी देगा। पैसा कहां से आएगा तोरा? कहीं ऐसी नहीं हो कि नौकरियां देने के नाम पर कुछ अपने ही तू धंधा शुरू करे लोग। कहने की बात है, अरे सब संभव है, हम कितना बताएं। बिहार में जब लाखों नौकरी देने के चुनावी वादे हो रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश में 50 साल की उम्र से ज्यादा वाले पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रिटायरमेंट देने की सूची न आने पर पुलिस मुख्यालय नाराज हो गया। जम्मू कश्मीर में 48 साल से ज्यादा उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दिए जाने की नीति का लोग विरोध करने लगे। तो क्या छटनी और भर्ती की मझधार में फंसाने वाले रोजगार का चुनावी वादा नेता करते हैं? नौकरी देने के चुनावी वादों के बाद क्या होता है? या तो नौकरियों के इम्तिहान वर्षों लटके रहते हैं, या फिर नौकरी दे दी तो सैलरी महीनों अटकाई जाती है, या फिर समय से पहले रिटायर सरकारें करने लगती हैं। किसी भी चुनाव में नौकरियों के वादों पर भरोसे से पहले मिल लीजिए गगन, चेतराम और जितेश से। 3 दोस्त महादेव के मंदिर में हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। ये भक्त तो हैं, लेकिन बेरोजगार भी हैं। अब भगवान से सिर्फ नौकरी पाने की मन्नत नहीं मांगते, बल्कि नौकरी के वादे के बाद उन नौकरियों के लिए इम्तिहान तय वक्त पर कराए जाने और भर्ती समय पर सरकार के हाथों हो जाने की मनौती मानते हैं। क्योंकि जो राहुल गांधी अब बिहार में तेजस्वी के साथ 10 लाख नौकरी देने का वादा जनता से कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी कांग्रेस ने राजस्थान में 5 लाख से ज्यादा नौकरी के अवसर पैदा करने का वादा करके सत्ता हासिल कर ली। लेकिन गगन जैसे बेरोजगारों को क्या मिला, सुनिएगा। एसआई सब इंस्पेक्टर होता है दूरसंचार विभाग में। राजस्थान सरकार ने 2016 में 3 मई को वैकेंसी निकाली थी।
233 पदों पर ये सब इंस्पेक्टर की और एएसआई की भर्ती थी। उसमें मैंने 2 फॉर्म लगाए थे 2000 रुपए लगाकर। उसकी मैंने कोचिंग भी कंप्लीट की, लेकिन आज तक उस एग्जाम न तो सरकार के एजेंडे में है न उसका कोई अता पता है। देश में अभी कम से कम अलग अलग राज्यों में 50 ऐसे नौकरी देने वाले इम्तिहान होंगे जो वर्षों से लटके हैं। ऐसी ही नौकरी के लिए 2 साल से इंतजार कर रहे हैं हाथ जोड़ने वाले चेतराम। 2018 में वैकेंसी आई थी, इसका प्री एग्जाम 2019 में ले लिया था उन्होंने टाइम पे। फिर मेंस एग्जाम उनका 3 महीने एक लेट करके बाद में उनका दिसंबर में 4 दिसंबर 2019 को मेंस एग्जाम हो गया। आज उसका वेट करते हुए हमको 10 महीने हो गए। अब हमें कुछ समझ में नहीं आता हम या इंटरव्यू की तैयारी करें या और अदर जो नॉन टेक्निकल एग्जाम है उनकी तैयारी करें। मंदिर में रोज ही जाते हैं भगवान से, वही आज भी वही दिनचर्या बनी हुई है। भगवान के आगे जाते हैं, यही बोलते हैं कि हमारी वैकेंसी जल्दी हो, जो अटकी हुई है वो वैकेंसी और जल्दी सिलेक्टेड हो। अगर सिर्फ केंद्र के खाली पदों की बात करें तो 6,83,823 नौकरियों के पद पर अब तक भर्ती पूरा होने का इंतजार हो रहा है। अगर केंद्र के खाली पद पर औसत 50,000 रुपए वेतन देना हो तो खाली पदों को भरकर वेतन देने में केंद्र को सालाना 41,029 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। क्या वेतन देने का पैसा पर्याप्त खजाने में न होने के कारण ही बिहार के गोपालगंज से दिल्ली आकर नौकरियों की तैयारी करने वाले विवेक कुमार सिंह अब तक रेलवे में रोजगार पाने के इम्तिहान का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे की मैंने 1 जनवरी 2019 को फॉर्म भरा था, उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। फॉर्म आती है, डेट कुछ नहीं आती, एक्सपेक्टेड डेट आती है। अगर आती भी है तो एक्सपेक्टेड डेट आती है आपकी, कंफर्म डेट नहीं आती। समय पर सरकारें नौकरी देने का इम्तिहान करा नहीं पाती और चुनाव में लाखों नौकरियां देने का नया वादा कर देती हैं। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अब जरा रोजगार के चुनावी दावों का जीडीपी टेस्ट जान लीजिए। 1% विकास दर बढ़ने पर दावा है 7.5 लाख नई नौकरियां पैदा होती हैं। यानी 7% की दर से जीडीपी बढ़े तो 52,50,000 नई नौकरियां बेरोजगारों के लिए पैदा हो सकती हैं। लेकिन जब विकास दर ही निगेटिव में चल रही हो तो क्या नई नौकरियां पैदा की जा सकती हैं? जवाब है नहीं। इसीलिए पटना में आदित्य कुमार और उनके बेरोजगार साथियों को लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ने तक की नसीहत देने लगे हैं। वादे करती है, वादे पे कभी खरा नहीं उतरा है। आज तक 2018 में ही फॉर्म भरा है रेलवे का, आज तक उसका कोई एडमिट कार्ड वगैरह भी कुछ नहीं, डेट पे डेट दिए जा रहा है। अभी दिया है 15 दिसंबर से एग्जाम होगा, उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन, लीगली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सभी लोग कहते हैं कि अब छोड़ दो पढ़ाई, क्या करोगे, इसी तरह सरकार चलती है। यानी एक तरफ पहले के चुनावों में नौकरी के वादों पर छले गए आदित्य, विवेक, चेतराम और गगन जैसे करोड़ों युवा हैं। दूसरी तरफ दोबारा अब चुनाव में नौकरी के वादों का झुनझुना बजाकर जनता का वोट लूटने की तैयारी। लेकिन जानते हैं ऐसे वादों के बाद क्या होता है? बात पिछले साल की है। देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर बहस हो रही थी। कई राज्यों में नौकरी पाने के लिए बेरोजगार लाठी डंडा पुलिस का खा रहे थे। तब देश के श्रम मंत्री का एक विवादित बयान आया था। देश के अंदर रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार बहुत है। हमारे उत्तर भारत में जो लोग भी रिक्रूटमेंट करने आते हैं तो वो इस बात का सवाल कर देते हैं कि जिस पद के लिए हम रख रहे हैं उसकी क्वालिटी का व्यक्ति हमको कम मिलता है। यानी आज जो युवाओं को योग्य बताकर नेता वोट मांग रहे हैं, वही युवा वोट देने के बाद नौकरी देने के नाम पर डिग्रीधारी होने के बावजूद अयोग्य भी इन्हीं नेताओं की तरफ से घोषित किए जा सकते हैं या फिर सैलरी के लिए रुलाए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 2013 में चुनावी वादा पूरा करने के लिए स्कूलों में अनुदेशकों की भर्ती हुई। फिर चुनावी वादे में इनकी सैलरी 7,000 से 17,000 रुपए करने की बात कही गई। 3 साल बीतने वाले हैं, अनुदेशकों को चुनावी वादे वाला वेतन आज तक नहीं मिला। यही कारण है जब बिहार में अब हर राजनीतिक दल रोजगार और नौकरी देने का रट्टा लगा रहा है तो बहुत से लोगों को ये चुनावी लॉलीपॉप होने का अंदेशा पहले से लग रहा है। पार्टी को नहीं बता सकते हैं, जो भी पार्टी वादा करता है आज तक तो किसी ने पूरा किया नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो सरकार बनने के बाद पता चलेगा। दोनों पर भरोसा नहीं? दोनों पर भरोसा नहीं है।
दोनों पर भरोसा नहीं, ये भी वही कह रहे हैं। आप भी युवा हैं, हमको दिख रहे हैं बैग टांगे हुए, नौकरी देने का सब बोल रहे हैं, चुनाव आया बोल रहे हैं सब ले लो नौकरी, खुला एकदम ऑफर, काउंटर खुल गया है नौकरी। देखिए, नौकरी का बात सब लोग बोल रहा है, लेकिन इस तरह का सामने आता नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारें जो भी रही हैं वो केवल वादा करते गई हैं, उसका अमल नहीं होता पाया है अभी। आज एबीपी न्यूज की राय है, सिर्फ चुनाव में लाखों नौकरियां देने के हवाई वादे दावे बंद हो। केंद्र और राज्यों में खाली पड़े लाखों पदों को भरने का इंतजाम सरकारें तुरंत करें। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी मुहिम को आज 130 दिन हो गए और आज उत्तर प्रदेश में किस अपराधी की आर्थिक सामाजिक ताकत को प्रशासन ने तोड़ा, रिपोर्ट देखिए, घंटी बजाइए। मुख्तार अंसारी से अतीक अहमद तक जैसे अपराधियों के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान में चल रही मुहिम के अब तक 130 दिन और 130वें दिन प्रयागराज समाजवादी पार्टी नेता और भूमाफिया जावेद उर्फ पप्पू गंजिया के अवैध रूप से बनाए गए इस 3 मंजिल वाले आलीशान फार्म हाउस पर सरकारी बुलडोजर चल गया। नैनी इलाके में नए पुल के पीछे करोड़ों की लागत से बने इस फार्म हाउस को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में महज 5 सेकंड में जमीन दोज कर दिया गया। सार्वजनिक विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए ये फार्म हाउस बनाया गया था। जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों की अलग से जांच होगी। इस मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है जो कि अवैध रूप से बनाया गया था। पप्पू गंजिया ये थाना नैनी के हिस्ट्री शीटर हैं। इनके विरुद्ध लगभग 19 मुकदमे थाना नैनी में पंजीकृत हैं। होते हुए हम लोग इस तरह के अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रखेंगे। प्रयागराज के नैनी से पार्षद रह चुके जावेद अहमद पर हत्या की कोशिश, जमीन पर अवैध कब्जा, धमकी और रंगदारी मांगने समेत 19 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। समाजवादी सरकार के कार्यकाल के दौरान रियल एस्टेट के कारोबार की आड़ में कई लोगों की जमीन हथियाने वाला जावेद अहमद बाहुबली अतीक अहमद का करीबी भी बताया जाता है। लेकिन पहले अतीक अहमद और अब उसके अपराधी साथी जावेद अहमद दोनों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ने में प्रशासन जुटा हुआ है। अपराधियों के खिलाफ तो अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन किसानों के हक के दुश्मन बने भ्रष्ट सिस्टम का क्या करें? पहली तस्वीर अमृतसर में पिछले 1 महीने से अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रही महिला किसानों की, जो छाती पीटकर अपना दर्द सुना रही हैं, आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। दूसरी तस्वीर किसानों के संघर्ष पर पानी फेरने और उनके हक पर डाका डालने वाले व्यापारियों के ट्रक। पूरी कहानी समझने के लिए पंजाब के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें देखिए। चंडीगढ़, अमृतसर, मोगा, लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब, हर जगह ट्रकों को रोककर ड्राइवरों से पूछताछ की जा रही है। अमृतसर में 30 ट्रक पकड़े गए, लुधियाना में 5 और फतेहगढ़ साहिब में 4 ट्रक जब्त हुए। मगर क्यों? इस सवाल का जवाब बलजीत सिंह से सुनिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, 1100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ यूपी ਤੋਂ, अलीगढ़ ਤੋਂ और हरदोई ਤੋਂ। यानी बाहरी व्यापारी और बिचौलिए यूपी और बिहार के किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे करीब 1100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद ले रहे हैं और फिर 1900 रुपए प्रति क्विंटल की सरकारी दर पर पंजाब की मंडियों में लाकर बेच रहे हैं। इस तरह से 1 क्विंटल धान पर करीब 800 रुपए का मोटा मुनाफा कमाकर किसानों के हक का पैसा व्यापारी लूट ले रहे हैं। मोगा के पास खोसा पांडो में भी उत्तर प्रदेश से धान बेचने आए कई ट्रक पकड़े गए। ट्रक के ड्राइवर से मिले इस बिल पर बेचने वाले का नाम, धान की मात्रा, खरीद की कीमत और कुल राशि लिखी है। अब इस बिल के दूसरे हिस्से को देखिए। इसमें राजस्थान नंबर के ट्रक की जानकारी और बेचने वाले का पता लिखा है, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है। इसके अलावा नेताजी नाम के बिचौलिए की जानकारी है। आमतौर पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टेट एजेंसियों के साथ मिलकर मंडियों में किसानों के धान और गेहूं की फसल खरीदती है, मगर बाहरी व्यापारी भारी मुनाफे के लिए बिचौलियों की मदद से पंजाब की मंडियों में सांठगांठ करके धान बेच दे रहे हैं। इसीलिए घंटी बजाओ की मांग है, सरकारें किसानों का हक छीनने वाले लालची व्यापारियों पर नकेल कसे और मंडियों में फसल खरीद की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाए। घंटी बजाओ में अब सोमवार की रात 10 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
आगे शेखर सुमन के साथ देखिए पोल खोल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।